माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिन्हें कहा जाता है उपसह संयोजन यौगिक। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है माय डियर, हम किस प्रकार से इसको डिफाइन करें? दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, वे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which retain their identity in solid as well as in solution, जो अपनी पहचान ठोस अवस्था में तो बनाए रखते ही हैं, साथ ही साथ विलयन में जाने पर भी वह अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। जो डबल साल्ट होते हैं, जैसे कि पोटास एलम, फिटकरियाँ आप पढ़ चुके हो, तो सॉल्यूशन में जाने पर वो अपनी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो खो देते हैं, क्योंकि उनका एसोसिएशन हो जाता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते ही हैं, साथ ही विलयन में भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार से समझें क्या है उपसह संयोजन यौगिक, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। ये वो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड हैं इन विच, जिनमें ए सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, और आयन इज परमानेंटली अटैच्ड टू certain atoms or group of atoms called ligands। वे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन परमानेंटली अटैच हो जाता है कुछ निश्चित परमाणुओं से या परमाणुओं के समूह से, जिन्हें कहा जाता है लिगेंड्स। ठीक है, द लिगेंड्स आर capable of donating at least one pair of electron to the central atom or ion। The ligands are capable to donating at least one pair of electron to the central metal atom or ion to get attached to it by coordinate bonds। जो लिगेंड्स हैं, जिन्हें आप संलग्नी कहते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो जाते हैं। उनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसके पास? लिगेंड्स के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, अगर आप नेचर ऑफ कैटायन और एनायन के बेसिस पे इनको हम देखें, तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से? जिनमें सिंपल कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स एनायन हो, या फिर जिनमें कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, सिंपल एनायन हो, या फिर दोनों ही कैटायन और एनायन दोनों ही क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स न्यूट्रल भी होते हैं। ये कार्बोनाइल हैं, जैसे निकल कार्बोनाइल या आयरन कार्बोनाइल हो सकते हैं, FeCO का होल 5।
ठीक है। अब देखिएगा यहां पे हम देखें K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इसको हम कहेंगे जब इसका डिसोसिएशन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन बनाता है, फेरोसाइनेट आयन बनाता है, और K+ आयन होगा, सिंपल कैटायन है, और जो एनायन होता है यहां पर वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखें, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, इसको हम कहते हैं टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। तो जब इसका डिसोसिएशन होगा, जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कैटायन बनाएगा, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड आयन। ठीक है। और साथ में बनता है सिंपल एनायन सल्फेट। ठीक है। तीसरे प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं उसमें दोनों ही कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर हम इसे देखें, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट और डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, इस कंपाउंड का नाम है। तो जब ये सॉल्यूशन में जाता है, जब इसका डिसोसिएशन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स तो कैटायन देता है और साथ ही कॉम्प्लेक्स ही एनायन देता है, यानी कैटायन और एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, दोनों ही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेस को हम होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कैटेगरी में भी कैटेगराइज करते हैं। देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल यूज होते हैं वो कहलाते हैं लिगेंड्स। उन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड्स। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एनायंस भी होते हैं। ठीक है। कैटायन कुछ रेयर कंडीशन में है, जैसे NO+ बहुत कम है, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे NH3 हो गया या H2O हो गया, तो ये सब क्या है, लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स की जो नेचर है उसके आधार पर हम इसको दो वर्गों में क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है होमोलैप्टिक और दूसरा होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, यदि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, यानी एक प्रकार का ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। जैसे K4FeCN का होल 6, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो इसमें आप देखें कि सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं CN हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट में भी सारे के सारे क्या हैं, NH3 हैं, 4 जुड़े हुए हैं, चारों के चारों क्या हैं, NH3। तो ये भी क्या है, ये भी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक। और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड तो है ही, साथ ही हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्या नाम है इसका, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को आप देखें कि कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड अटैच है, ये सारे के सारे लिगेंड्स क्या हैं, ओनली वन काइंड, एक ही प्रकार के हैं। 6 लिगेंड्स हैं, 6 के 6 कौन क्या है, NH3 है। तो यदि सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही प्रकार का लिगेंड अटैच है, तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और यदि सेंट्रल मेटल एटम के साथ मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड्स अटैच हैं,
एक से अधिक प्रकार के लिगेंड्स यदि इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। उनको हम कहेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, क्रोमियम H2O का होल 4 NH3 का होल ट्वाइस Cl3, क्या नाम हो जाएगा? डाईएमीन टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाता है? डाईएमीन टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो यहां पे आप देखें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ जो लिगेंड्स लिंक्ड हैं वो एक तो H2O है और दूसरे टाइप का NH3, यानी दो प्रकार की, टू काइंड ऑफ लिगेंड यहां पे क्रोमियम से अटैच है। ठीक है, इससे अगला उदाहरण हम देख लेते हैं, CuNH3 का होल 5 Cl और बाहर है Cl2। क्या नाम होगा इसका? पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इससे दो प्रकार के लिगेंड्स यहां पे अटैच हैं, एक तो NH3 और दूसरा Cl। Cl भी यहां पे क्या काम कर रहा है? Cl यहां पे एज ए लिगेंड वर्क कर रहा है, ये वाला Cl एज ए लिगेंड काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है Cl इस कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके नेचर को थोड़ा सा समझने के लिए वार्नर ने एक थ्योरी दी थी, वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वार्नर थ्योरी के माध्यम से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेचर को थोड़ा समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है सो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, यह दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। इसकी दो संयोजकताएं होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी जिसे आप कहते हो प्राथमिक संयोजकता, ये होती है आयोनाइजेबल, आयननीय, जिसका आयनन हो जाता है, प्राइमरी वैलेंसी का आयनन हो जाता है, और प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय एनायन ओनली। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे संतुष्ट होती है? एनायन से। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है? आयोनाइजेबल है, यानी कि उसका आयनन हो जाता है। ठीक, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयनाइजेबल होती है, यानी इसका आयनन नहीं होता है, ये अनआयनीय होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल, यानी अनायनीय, इसका आयनन नहीं होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है बाय लिगेंड्स। तो यहां पे जो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, जिन्हें आप कहते हो लिगेंड्स, तो लिगेंड्स क्या होते हैं? मेनली एनायंस होते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, दे रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। साथ ही साथ जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उपसह संयोजन संख्या, केंद्रीय परमाणु की, सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर को भी वह प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसे किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे? कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। ठीक है, तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे किसी सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स में? आइए इस पर चर्चा करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स which can be coordinated to a central metal atom, यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या है? इस प्रकार के लिगेंड्स जो केवल एक ही उपसह संयोजन बॉन्ड बना सकते हैं, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं।
उस प्रकार के लिगेंड्स को हम कहते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है, तो कितने जो है मोनोडेंटेट लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, उनका नंबर है। या फिर हम दूसरे वे में भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा बनाए गए क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने उपसह संयोजन आबंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम बना रहा है। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो क्या होगा उसका, वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझें। देखिए यहां पे एक उदाहरण दिया है CONH3 का होल 6Cl3। ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक, तो किस टाइप का ये जो है कॉम्प्लेक्स है, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि एक ही प्रकार का लिगेंड है। ठीक है, अब इसमें जो है NH3 क्या है, देखिए NH3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और नाइट्रोजन के पास केवल 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 यूज हो गए बॉन्ड बनाने में और एक ये जो है लोन पेयर इस पे रहता है। तो किस प्रकार का ये लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक है, तो यहां पे कितने NH3 कोबाल्ट के साथ अटैच है, 6। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो फेरेट 3। तो यहां पे अगर हम देखें तो आयरन के साथ ऑक्सलेट यहां पे अटैच है। क्या अटैच है, ऑक्सलेट। तो जो ऑक्सलेट होता है, तो ऑक्सलेट किस प्रकार का लिगेंड है, देखिए COO। ठीक है, तो जो ऑक्सलेट है C2O4, तो ये एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये ऑक्सलेट जब आयरन के साथ अटैच है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 2। एक ऑक्सलेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और कितने ऑक्सलेट अटैच हैं, 3। अब 3 ऑक्सलेट अटैच हैं तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे, 6। तो यहां पे चूंकि ये 3 ऑक्सलेट आयरन के साथ अटैच हैं तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सलेट क्या है, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब होता है कि यह सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बनाने की क्षमता रखता है, प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो 3 ऑक्सलेट हैं तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए यहां पर आयरन की जो कोऑर्डिनेट नंबर होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम, जैसे यहां पे अगर हम देखें कि यहां पे अगर हम देख सकते हैं तो कॉपर के साथ कितने लिगेंड अटैच हैं, NH3 का होल 4। ठीक है, तो कॉपर के साथ कितने अटैच हैं, 4। और NH3 मैंने कैसा बना, कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर का 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके, थैंक यू।